गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। आज हम शुरू करेंगे कि कैसे समझें कि टाइप 2 डायबिटीज क्या है। इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज। नाउ टाइप 2 डायबिटीज को अगर हम देखें तो जस्ट इस चीज का इंडिकेशन है कि हमारी जो बॉडी है, हम जो खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं डाइट में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम है उसे प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। अगर उसे नहीं कर पाएगी तो मैं जो कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा उसके चलते जो शुगर बनेगी वो मेरे ब्लड के उसमें वेसल्स में या खून में वो बिल्डअप होने लगेगी। एंड वास्तव में ये एक ऐसी स्टेज आएगी कि मेरे ब्लड में शुगर तो बहुत होगी लेकिन सेल्स को वास्तव में शुगर ठीक मात्रा में नहीं मिलेगी। जहां तक डायबिटीज मेलाइटिस का सवाल है या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का सवाल है, ये किसी भी एज पर किसी को भी हो सकती है। देन जहां तक सिम्टम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो जो शुरुआती सिम्टम्स हैं या अर्ली सिम्टम्स हैं, दे आर वेरी वेरी माइल्ड। साइंस ऐसा मानती है कि अगर 3 लोगों को डायबिटीज डेवलप होती है तो उनमें से एक को पता भी नहीं होता है कि उसे डायबिटीज है या डायबिटीज के कोई सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने इसे पहचाना नहीं, आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, तो आपको बहुत सारे रिस्क खड़ा करती है। ये रिस्क खड़ा करती है कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, ये रिस्क खड़ा करती है कि आपको ब्लाइंडनेस ना हो जाए, ये रिस्क खड़ा करती है कहीं आपको नर्व्स में या ऑर्गन में कोई डैमेज ना हो जाए। तो इट बिकम्स ए क्वाइट ए रिस्की थिंग। नाउ मोटे तौर पर समझने की जरूरत है कि इंसुलिन काम कैसे करता है। वास्तव में इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो हम जो कुछ भी खाते हैं या जो भी हम फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी से चलती है, एनर्जी हमें फूड से आती है। इन जो फूड मेरे इंटेस्टाइन में गया उसको अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट कराने का जो काम है वो इंसुलिन की जिम्मेदारी है। जब भी मैं कुछ खाता हूं, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स, तो जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो उनका ब्रेक डाउन होता है। वो जो ब्रेक डाउन होगा तो वो शुगर में कन्वर्ट होंगे और ये शुगर एब्जॉर्ब होगी और मेरे ब्लड के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेरी ब्लड वेसल्स में ब्लड शुगर ये शुगर पहुंच जाएगी। जब ये शुगर पहुंचती है ब्लड में तो हमारा जो पेनक्रियाज है या अग्नाशय है, इसको एक इंडिकेशन मिलता है that there is a sugar in the blood vessel, तो वहां से इंसुलिन रिलीज होने लगता है। जैसे ही इंसुलिन ये रिलीज होता है तो इंसुलिन हेल्प करता है इस शुगर को सेल्स के या कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए, और जब कोशिकाओं के अंदर शुगर जाती है तो उसको मेटाबोलाइज किया जाता है। इन मेटाबोलाइज करके ही आपको एनर्जी मिलती है या एनर्जी में ये कन्वर्ट होती है। नाउ जैसे ये एनर्जी में यूटिलाइज हो जाती है या कि जैसे ही शुगर को सेल्स में प्रवेश मिल जाता है तो जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है ऊपर की तरफ गया था वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज पर योर ब्लड शुगर लेवल वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। दैट इज हाउ द इंसुलिन वर्क्स। नाउ अगर हम टाइप 2 डायबिटीज को देखें तो यहां प्रॉब्लम अलग ही किस्म की खड़ी होती है। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें शुगर की मात्रा तो ऊपर है, यह बात बिल्कुल सही है कि आपने खाना खाया, ब्लड वेसल के अंदर आपकी शुगर पहुंची, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इन द सेंस कि बॉडी जो ब्लड वेसल्स हैं या खून की कोशिकाएं हैं या जो नसें हैं उनके अंदर तो ब्लड शुगर है, लेकिन ये शुगर या ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर नहीं जा पाता है बिकॉज जो इंसुलिन है वो उतने प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है या कि एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है जिसके चलते उसके अंदर ये घुस नहीं पाता है। इसके चलते एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके ब्लड के अंदर शुगर की लेवल तो ऊपर की तरफ होगा, इंसुलिन ठीक मात्रा में होगा या ऊपर की तरफ होगा, लेकिन आपकी जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं उनको ग्लूकोज ठीक मात्रा में नहीं मिलेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको जो अंदर भेजने के लिए आपका जो पेनक्रियाज है वो ओवर टाइम काम करेगा, इन इंसुलिन को ज्यादा सिक्रीट करेगा। ज्यादा सिक्रीट करेगा तो इंसुलिन का लेवल आपके ब्लड में और ऊपर की तरफ होता चला जाएगा। बट एक स्टेज ऐसी आएगी इवेंचुअली कि जो पेनक्रियाज है बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज हाउ आपको डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाती है। नाउ जहां तक टाइप 2 डायबिटीज का सवाल है उनमें सिम्टम्स क्या आते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बिगिनिंग फेज है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है इन द अर्ली फेज एंड आपको कोई सिम्टोमेटोलॉजी ना हो। जो अर्लीस्ट सिम्टम जो लोगों ने नोटिस किए इज इंक्रीज थर्स्ट, इसका मतलब प्यास ज्यादा लगेगी,
आपको भूख थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाए। इट इज पॉसिबल कि आपका वेट लॉस होने लगे या आपका वेट गेन होने लगे, दोनों चीजें हो सकती हैं। इट इज नॉट दैट वेट लॉस ही होगा, आपका वेट गेन भी हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि उन्हें बार बार मुंह सूखने की या ड्राई माउथ की एक फीलिंग आती है। अगर इस स्टेज पर आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं कराया, तो कुछ लेटर सिम्टम्स आने लगेंगे। जो लेटर सिम्टम्स हैं उनमें हेडेक होगा जो बार बार होगा, आपका ब्लड विजन होगा, आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, आपको लगातार थकान रहेगी कि आप खाना भी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट बॉडी के अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे की तरफ है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको हाथों पैरों में टिंगलिंग, नमनेस या सुन्नता या सुई चुभने जैसा ऐसा महसूस होने लगेगा अगर ये अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है तो। नाउ इस स्टेज पर भी अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप सीरियस प्रॉब्लम में चले जाएंगे। आपकी जो बॉडी है उसका रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का लेवल ऊपर की तरफ है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ है, तो बार बार आपको इंफेक्शंस होने का डर है। उसमें सबसे ज्यादा आपको बार बार फंगल इंफेक्शंस हो सकते हैं, जो स्किन में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आपको बार बार यूरिन का इंफेक्शन हो सकता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई चोट लगे, आपको कोई घाव हो, और चूंकि आपकी ब्लड शुगर ऊपर की तरफ है तो उसकी हीलिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। साइंस इस भी मानती है कि आपको पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है, पर्टिकुलरली इन द ग्रोइन एरिया, अगर आपकी ब्लड शुगर ऊपर की तरफ है तो। नाउ जहां तक डायबिटीज का सवाल है या हायर ब्लड शुगर का सवाल है, इसे ध्यान से देखें। साइंस ऐसा मानती है कि आपकी जो सेक्स लाइफ है उस पर यह डेफिनेट असर डालती है। साइंस ऐसा मानती है कि बढ़ी हुई जो ब्लड शुगर है वास्तव में आपके जेनाइटल जो नर्व्स हैं इनको डैमेज करने की ताकत रखती है। अगर ये डैमेज करेगी तो इस एरिया में आपके सेंसेशंस जो हैं वो डल हो जाएंगे या सेंसेशंस खत्म हो जाएंगे। अगर ये सेंसेशंस को खत्म करती है तो वास्तव में एक ऑर्गेज्म की जो फीलिंग है वो खत्म होने लगती है एंड सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होने लगती है। ऐसा भी साइंस मानती है कि ना फीमेल्स जो वेजाइनल ड्राइनेस है इट्स अ वेरी कॉमन फीचर। साइंस ऐसा मानती है कि अगर 3 लोगों को डायबिटीज है तो 1 आउट ऑफ 3 वास्तव में कुछ ना कुछ सेक्सुअल ट्रबल हमेशा दिखाई देती है। साइंस ऐसा भी मानते हैं कि 35 to 70% ऑफ द मेन और मेल्स उन्हें इन देयर लाइफ टाइम अगर उन्हें डायबिटीज मेलाइटस है तो कभी ना कभी इंपोर्टेंस की जो एक फीलिंग है वो हमेशा आती है। जहां तक सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस का सवाल है, डायबिटीज के साथ में सभी चीजें देखी गई हैं। लॉस ऑफ लिबिडो देखी गई है, लॉस ऑफ इरेक्शन और इंपोर्टेंस देखा गया है, लॉस ऑफ ऑर्गेज्म देखा गया है। तो सेक्सुअल लाइफ वास्तव में बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। नाउ विच आर द रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज मेलाइटस, जो वास्तव में अगर आप चाहें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपको ओबेसिटी है, पर्टिकुलरली अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, अगर आपका बीएमआई 30 के ऊपर है, अगर इसे आप कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज मेलाइटिस होने का खतरा कम होगा। अगर डायबिटीज मेलाइटिस हो तो कंट्रोल बेटर होगा। तो अगर ओबेसिटी है इज द फर्स्ट रिस्क फैक्टर जो विच यू कैन कंट्रोल। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप लगातार बैठे बैठे काम करते हैं, बी एक्टिव, बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अनदर रिस्क फैक्टर विच यू कैन कंट्रोल। अगर आप स्मोकिंग करते हैं कंटिन्यूअसली, यू आर ए क्रॉनिक स्मोकर, थिंक इट ओवर, स्टॉप स्मोकिंग, इट विल हेल्प यू आउट। नंबर 4, अगर आपको आदत है ज्यादा रेड मीट खाने की, प्रोसेस्ड मीट खाने की, हाई फैट डेयरी खाने की, बहुत मिठाइयां खाने की अगर आपको आदत है तो सतर्क हो जाइए। इसे आपको रिस्क फैक्टर मानना चाहिए, यू शुड कंट्रोल। अगर आपका हेल्दी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है या आपके ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो अनहेल्दी है, ये बढ़े हुए हैं, तो इसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये कुछ ऐसी चीजें अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो वास्तव में डायबिटीज का जो एक रिस्क फैक्टर है वो कंट्रोल होने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल आपकी एथनिसिटी, अगर आप एशियन हैं आपको रिस्क ज्यादा है, अगर आप नेटिव अमेरिकन हैं तो आपको रिस्क ज्यादा है, अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो आपको रिस्क ज्यादा है। तो हम एशिया में हैं तो हमें अदरवाइज भी एक रिस्क ज्यादा है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, इन द सेंस कि आपके दोनों पेरेंट्स या आपका कोई एक पेरेंट्स, आपका कोई एक सिबलिंग दैट इज ब्रदर और सिस्टर, अगर उन्हें डायबिटीज मेलाइटिस है तो आपको डायबिटीज होने का जो रिस्क है या ऑड्स हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। नाउ थर्ड फैक्टर जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते इज द एज। आफ्टर द एज ऑफ 45 रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इस रिस्क फैक्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर स्पेसिफिक फॉर फीमेल्स। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है, इन द सेंस कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको डायबिटीज डेवलप हुई
तो इस चीज का खतरा बढ़ जाता है कि आपको लेटर लाइफ में डायबिटीज डेवलप हो जाएगी। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं भी थी, लेकिन आपने जो डिलीवरी की एंड बेबी का जो वेट है वो 9 पाउंड से ज्यादा था, अगर बेबी का वेट 9 पाउंड से ज्यादा था, तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज वो हमेशा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो ये इस रिस्क खड़ी करता है कि लेटर लाइफ में आपको डायबिटीज जो मेलाइटिस है वो डेवलप हो जाएगी। नाउ अगर डायबिटीज मेलाइटिस आपको है या उसका एक रिस्क है, या मैं ऐसा सस्पेक्ट करता हूं कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, तो आपको कैसे डायग्नोज किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट इज द ब्लड शुगर। आपका एक रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराने की जरूरत है। स्पॉट ब्लड शुगर कराइए एंड देखिए कि आपकी ब्लड शुगर कितनी है। अगर ये बढ़ी हुई है तो वास्तव में आपको अपनी एक फास्टिंग एंड पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर कराने की जरूरत है। इसके अलावा आपको एक HbA1c कराने की जरूरत है, जो हमें इस चीज का इंडिकेशन देगा कि इन पास्ट 3 मंथ्स आपका जो शुगर का लेवल है वो कैसा रहा है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आपको अभी फ्रैंक डायबिटीज नहीं हुई है, तो आपका एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाना चाहिए कि वास्तव में आपकी जो बॉडी है वो शुगर को या ग्लूकोज को हैंडल कैसे कर रही है। नो, अगर आपको डायबिटीज है तो क्या आपका ब्लड शुगर का लेवल बार बार मॉनिटर होना चाहिए? वास्तव में आपका जो भी ट्रीटमेंट प्लान है विच यू आर पुट ऑन, उसको मॉनिटर करने के लिए शायद आपका जो ब्लड शुगर है उसके मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। नो, क्वेश्चन ये है कि आपको कितने बार शुगर की जांच करने की जरूरत है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो डायबिटीज का कंट्रोल है वो कितना अच्छा है। इस पर डिपेंड करता है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या दवाइयां लेते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपका शुगर का लेवल कितना स्टेबल है। बट ऑन एन एवरेज कॉमन जो टेस्टिंग टाइम्स हैं दे आर के आपको एक बार फास्टिंग अपना यूज चेक करना चाहिए, आपको बिफोर एंड आफ्टर मील्स चेक करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं हेवी स्ट्रेनुअस, तो बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज चेक करने की जरूरत है। एट टाइम्स अगर ऐसा लगता है कि मिडिल ऑफ द नाइट में आपकी ब्लड शुगर ऊपर या नीचे होती है, तो एक बार आपको बेड टाइम पर करने की जरूरत पड़ेगी। बट कितने बार करना चाहिए इस पर डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज कितनी कंट्रोल्ड है, आप ट्रीटमेंट क्या लेते हैं, इन ब्लड शुगर कितनी स्टेबल रहती है, इस पर डिपेंड करता है। तो जहां तक डायबिटीज मेलाइटिस का सवाल है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम यह है कि बहुत अर्ली फेज में इसके कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। जो अर्ली फेज में सिम्टम्स आएंगे वो इतने माइल्ड आएंगे कि आप उसको लाइफस्टाइल चेंज मानकर उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे तो एक कॉम्प्लिकेशन के फेज में जाएगी। अगर कॉम्प्लिकेशन के फेज में जाएगी तो आपकी जो सिम्टमेटोलॉजी है वो सीरियस होने लगेगी। अगर सिम्टम्स सीरियस होने लगेंगे उसके बाद पिकअप किया जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है एट टाइम्स या कंट्रोल है एट टाइम्स इन द बिगिनिंग मे बी ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानें, because diabetes is a very 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 common problem in our country, so that it can be identified early and जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको समझने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि डायबिटीज के बेसिक समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।